इधर से लौट आई रूस की सेना, इधर से चले आए सही, ये सब चारों ओर से सेना कहाँ घुस गई, जर्मनी में घुस गई। हिटलर अपने घर खड़े होकर देख सकता था कि 10 किलोमीटर की दूरी पर इधर रूस की सेना है, इधर फ्रांस की सेना है, इधर ब्रिटेन की सेना। तो हिटलर के हाथ में जैसे सत्ता आई, हिटलर ने संविधान बदल दिया। जिंदा रहना, अगर पृथ्वी पर रहना है तो ये युद्ध जीतना पड़ेगा। मारा सब यहूदियों ने मिलकर 6 देशों को हरा दिया। ये ऊपर वाला देश है जर्मनी। जर्मनी में एक नई पार्टी का गठन हुआ, नेशनल, उसका नाम रखा गया नाजी पार्टी। इटली में क्या था? फांसीवाद। इटली में था फांसीवाद और जर्मनी में था नाजीवाद। हम आपको फांसीवाद पढ़ा दिए और नाजीवाद की शुरुआत करते हैं। नाजीवाद की शुरुआत करते हैं। देखिए, नाजीवाद क्यों आया था? क्योंकि फ्रांस के पेरिस में हुए वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जबरदस्ती जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था। यह एक अपमानजनक संधि थी जिसमें जर्मनी को बहुत चीज़ें भुगतना पड़ रहा था। जर्मनी को युद्ध में जितना खर्चा हुआ था वह पैसा जर्मनी को देना होता था। आप बताइए, जर्मनी वो पैसा लौटाएगा तो जर्मनी के पास पैसा बचेगा, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी और जर्मनी में धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी। और जब कभी भी किसी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन हाई रेशियो हो जाता है, राष्ट्र संकट में आता है, उस समय यदि कोई प्रखर नेता उत्पन्न होता है तो वो बहुत खतरनाक समय होता है। इसी समय जन्म लेता है, जन्म तो बहुत पहले ले लिया था, इसी समय आता है हिटलर। हिटलर अपनी एक नई पार्टी बनाता है जिसका नाम रखा जाता है नाजी पार्टी, नाजी दल। 1920 में हिटलर एक नया दल बनाता है, कहता है नाजी दल, और लोगों को कहता है कि क्या हिटलर भाषण देने में बहुत खतरनाक था एकदम। जब मोदी जी के भाषण देखते हैं कैसे रहता है, एकदम लगता है कि बाप रे बाप, सिंगापुर पीछे हो गया हम लोग से। उस तरह हिटलर का भाषण बहुत जबरदस्त था। हिटलर यहाँ आया और कहा कि क्या हम अपनी पुराने राजाओं के हिसाब से अपने देश का संचालन करें? क्या हम ये अपमानजनक वर्साई की संधि को माने जो जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है? क्या हम हर साल फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को पैसा दें युद्ध में उठाए गए खर्च को? युद्ध हम भी लड़े थे, युद्ध वो भी लड़े थे। कौन ऐसी सेना है, कौन सी ऐसी ताकत है जो हिटलर को मना कर सकती है नौसेना रखने के लिए? वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। हिटलर ने कहा कि क्यों नहीं, हम अपनी सेना 1 लाख नहीं रखेंगे ज़्यादा। यदि पूरी दुनिया यह कहे कि हम भी अपनी सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ही हिटलर मानेगा, अन्यथा हिटलर भी अपनी सेना 1 लाख से ज़्यादा रखेगा। वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी के पास एयरफोर्स नहीं रहना चाहिए। हिटलर ने कहा कि हमारे इंजीनियरों को जब जहाज बनाना आता है तो हमारे पास एयरफोर्स क्यों नहीं रहेगा, हमारे पास एयरफोर्स क्यों नहीं रहेगा? तो इसने भी क्या किया था? एयरफोर्स रखना चालू किया। वर्साई की संधि में कहा गया कि जर्मनी पनडुब्बी नहीं रखेगा, इसने पनडुब्बी भी रखना चालू किया। धीरे धीरे जर्मनी जो था, जर्मनी में हिटलर का वर्चस्व बढ़ने लगा और लोगों ने कहा कि यही वो व्यक्ति है जो जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस करेगा। हिटलर ने कहा था कि एक राष्ट्र एक नेता होना चाहिए, 10 तरह की बात नहीं होना चाहिए, एक राष्ट्र एक नेता। जो जर्मनी के प्रति वफादार है वह हिटलर के प्रति भी वफादार रहना चाहिए। अर्थात हिटलर मतलब जर्मनी और जर्मनी मतलब हिटलर। सोचिए, अपने आप को देश के बराबर स्थापित कर दिया। अब चूंकि जर्मनी में बहुत सारे यहूदी रहते थे, यहूदी जिन्हें ज्यूज कहा जाता है, अभी वो इजराइल में सबसे ज्यादा रहते हैं। उस समय वो सबसे ज्यादा जर्मनी में रहा करते थे और वह यहूदी हिटलर को पसंद नहीं करते थे। हिटलर ने जब वहां म्यूनिक्स की सत्ता उखाड़ फेंकी, जो वहां का शासक था उसको हटा दिया, हटाने की कोशिश किया, तो हिटलर का तख्ता पलट कर रहा था। जब सेना अब तख्ता पलट करती है, सरकार की खुद कब्जा करना चाहती है, तो उस समय हिटलर विफल हो गया, जिसमें यहूदियों ने हिटलर का साथ नहीं दिया, ना पैसे से दिया ना कूटनीति से दिया, और हिटलर को जेल कर दिया गया 1933 में। हिटलर जब जेल चला गया तो जेल में हिटलर कोई अपराधी बन के नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी बन के जेल में गया था। और जैसे जेल में जितना दिन हिटलर था, उस हिटलर की जो नाजी पार्टी थे जेल के बाहर आंदोलन पे आंदोलन करते थे कि हम ये सरकार को उखाड़ फेंको, इसने क्रांतिकारियों को जेल में रखा है। आखिर हिटलर क्या कह रहा था? हिटलर यही न कह रहा था कि जर्मनी का सम्मान लौटाएंगे, जर्मनी अपनी सेना रखेगा, जर्मनी अपनी वायुसेना रखेगा, जर्मनी अपनी पनडुब्बी रखेगा, जर्मनी किसी को पैसे नहीं देगा, जर्मनी सम्मान से जिएगा। उसको ये राजा जेल डाल दिया, जेल से बाहर निकालो। बाहर हंगामा हो रहा था। हिटलर ने जेल में अपनी एक आत्मकथा लिखा जिसका नाम था मीन कैंप। हिटलर जेल के अंदर कहानी लिखा, इधर हिटलर के बाहर पूरा का पूरा मजमा तैयार हो गया
था, मजबूरी में वहाँ पर हिटलर को छोड़ना पड़ा। और हिटलर जब बाहर आया तो हिटलर के हाथ में जैसे सत्ता आई, हिटलर ने संविधान बदल दिया और संविधान में इमरजेंसी लगा दिया और संविधान बदल के संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लिया। उसने यहूदियों को कहा कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, यहूदियों ने साथ नहीं दिया, तो यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा क्लासरूम बनवाया, बहुत बड़ा क्लासरूम, तो बड़ा सा क्लासरूम बनवाया गोदाम टाइप का, और सारे यहूदियों को उसी में भर देता था। उसमें जहरीली गैस छोड़कर गेट बंद कर देता था, जहरीली गैस छोड़कर गेट बंद कर देता था। उसमें तड़प तड़प के मरते थे, तड़प तड़प के इस दिल से जान निकलती रही। समझा गया? हिटलर ने इतना मारा था यहूदियों को। इस दुनिया में सबसे खतरनाक अत्याचार हुआ था तो हिटलर यहूदियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर मारा। इस घटना को कहा गया होलोकॉस्ट। अब जर्मनी में यहूदी मराने लगे सब। सोच रहा, जानते कितना यहूदियों को मारा होगा? आइडिया लगाइए, आइडिया लगाइए कितने यहूदियों को मारा होगा। ये लाइव वाले कुछ बताओ भाई, कितने यहूदियों को मारा होगा? ज्यूज को। एक तो ज्यूज की संख्या वैसे ही कम रहती है, दूसरे आदमी को ज्यूज बनने नहीं देते। 60 लाख। होलोकॉस्ट में कितने यहूदियों को मारा था? 1000, 1 लाख, 60 लाख, 60 लैक्स। अफजल अली, हाँ सही बता रहे हैं आप, मोहम्मद नूरैन, 60 लाख यहूदियों को काट दिया था, 60 लाख यहूदियों को। बताइए क्या गलती थी उन यहूदियों की? तब ये यहूदियों ने कहा ब्रिटेन से, हमरा बचा लो भाई, काट डालेगा ये। अच्छा, ये हिटलर व आइंस्टीन को भी पकड़ने वाला था। आइंस्टीन भी यहूदी थे, भाग गए आइंस्टीन भाग गए, नहीं तो आइंस्टीन को पकड़ के भी डाल देता चेम्बर में, गैस चेम्बर में डाल देता, कहता E = mc² करिए। अब आपका समस्त द्रव्यमान, ये शरीर का समस्त द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाएगा। E = mc², आपकी मृत्यु नहीं होगी, E = mc² हो जाएगा। आइंस्टीन भाग गया, भागो भाई यहाँ से भागो, मारो डालेगा हमको तो दिक्कतें हो जाएगा यहाँ पर। 60 लाख यहूदियों को काट डाला था वहाँ पे। अब यहूदी कहे से हमको बचा लो, अमेरिका से कहे से कि हमको बचा लो, तो अमेरिका कहा कि हमको क्या मिलेगा? तो यहूदियों के पास बहुत पैसा था, उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका की पैसे से मदद की, ब्रिटेन और अमेरिका को पैसे से मदद की। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने यहूदियों को कहा कि देखो, धार्मिक हिसाब से तुम लोग के जो पहले जो पैगंबर थे या हजरत मूसा थे या तुम लोग के जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उसके हिसाब से तुम लोग यरूशलेम में था। कहाँ था? यरूशलेम में, यरूशलेम में था। तो हम एक काम करेंगे, तुम हमको पैसा दो, ब्रिटेन का रहा हमको पैसा दो, अमेरिका का रहा हमको पैसा दो, टेक्नोलॉजी दो, सब कुछ दो। युद्ध के बाद हम तुम सारे लोगों को कहेंगे कि छोड़ो ये सब, यहाँ मत रहो, चलो यहाँ पे हम चलते हैं, तुमको जेरूशलेम फिलिस्तीन में बसा देंगे। कहाँ बसा देंगे? फिलिस्तीन में। तो यहूदी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन वाला मारेगा सब, नहीं, फिलिस्तीन वाला नहीं मारेगा सब, वहाँ पे कहेगा सब बसने दिए जाए। कहेंगे अरब वाला सब घोड़ा पे लड़ाई हो रहा है, जो जीतेगा सब। ये लड़ाई अब हवाई जहाज से हो रही है, हेलीकॉप्टर से हो रही है, तोप से हो रही है। अरब वाला सब, या जितने भी मुगल थे सब, अरब थे सब, पर्सियन थे सब, ये सब घोड़ा भाला से लड़ाई अच्छा लड़ लेते हैं सब। उसके बाद इन लोगों ने तो पढ़ाई से दुश्मनी कर लिया। तो अब एक काम करते हैं, हम फलस्तीन वाले को मारते हैं, फलस्तीन पे ही तुमको वहीं ले जाकर बसा देंगे। तो यहूदियों ने कहा कि थैंक यू, बहुत अच्छा, हमको वहीं बसा दीजिएगा, बहुत मारा है ये हिटलरवा, हमको बहुत मारा है, बसा दीजिएगा वहाँ पे, हम लोग तनीसा में रह जाएंगे। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन और अमेरिका ने इन लोगों को ले जाके कहाँ बसा दिया? फिलिस्तीन में बसा दिया। तो फिलिस्तीन वालों ने कहा कि हमारा जगह है, हमारे यहाँ का है, बसा रहे हो? तो कहा कि भाई आधा में तुम भी रह जाओ, आधा में ये भी बेचारा रह जाएगा सब। तो अरब वाला मिल के धाए मारने लगा सब, भागो यहाँ से, भागो, तुमको नहीं रहने देंगे। बस अब बताओ ये यहूदी क्या करे सब? यहूदी लड़ाई लड़ने लगे सब। 1945 में इस जगह पर यहूदी जो आए सब यहाँ पर, जिन्हें हम ज्यूज कहते हैं या फिर जिन्हें हम यहूदी कहते हैं,
यहूदी कहते हैं या ज्यूस कहते हैं। अब इन लोगों ने कहा कि भैया हम युद्ध लड़ रहे हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वापस जर्मनी जा नहीं सकते हैं और यहाँ अरब वाले हमको रहने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जर्मनी में हिटलर हमें ज़्यादा खतरनाक मारता है, ये मुसलमानों से तो हम लड़ लेंगे, यहाँ अरब वाले मुसलमानों से हम लड़ लेंगे, इनको हराना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर यहूदियों ने मारना चालू किया अरब वालों को, तो अरब वाले सब भाग गए, सब मैदान छोड़ के। तो जो आधा जमीन फिलिस्तीन का यहूदियों को दिया गया था वो आधा से ज़्यादा कब्जा कर लिया। फिर फिलिस्तीन वालों ने कहा ये तो और नाइंसाफी है, गलत हो रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, तुमको जब आधा दिया गया तो तुम उससे ज्यादा काहे कब्जा किया। फिर बम मारेंगे, तो उधर से सीरिया मारा, जॉर्डन मारा, मिस्र मारा, सब मिलके मारे सब। यहूदियों ने कहा कि भाई जिंदा रहना, अगर पृथ्वी पर रहना है तो ये युद्ध जीतना पड़ेगा। मारा सब, यहूदियों ने मिलकर 6 देशों को हरा दिया और 80% पे कब्जा कर लिया। फिर कहा कि हे भगवान तुमने, या खुदा 80% पे तुमने कब्जा कर लिया, तुमको तुम कोड़ फूट जाएगा तुम्हारा, आंख बह जाएगा तुम्हारा, कान भड़क जाएगा तुम्हारा, नाइंसाफी हो रही है, हम तुमको बर्बाद कर देंगे। फिर मारा सब इसको, तो फिर मारा तो कहा कि ले औरों कब्जा कर लेते हैं, तो 90% कब्जा कर लिया, 90% कब्जा किया। फिर बेचारा पीटा उठा के शांत हुआ सब। फिर कह रहा है कि नहीं तुम्हें पता नहीं है हमारा इतिहास क्या है, हम बहुत ताकतवर है, हमारी डायरेक्ट बात फरिश्तों से होती है, उल्का पिंड गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे, सूरज उतार देंगे तुम्हारे खोपड़िया पे, भाग जाए यहाँ से। इजराइल का फिर मारा, धाए दे मारा, 95% कब्जा कर लिया। बद्दुआ देने से और इतिहास गिनाने से नहीं होता है। आज भी अरब वाले अपनी कमजोरी देखें, ये एकमात्र लोग हैं जो पढ़ाई का विरोध करते थे। दुनियावी तालीम क्या होगा भाई, दुनिया में अगर शान से रहना है तो दुनियावी तालीम की तो ज़रूरत है ही है, समझ आया। मार के कब्जा कर लिया। आज कहते हैं लोग इजराइल वाला, तो अब 7% पे बचल है सब, जिनका ही फिलिस्तीन 100% था ना, आज उनके पास कितना परसेंट है, 7% है। अभी 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास वाला फिर मार दिया इजराइल को, फिर मार दिया, कहा कि भागो यहाँ से भागो, 1200 लोगों को मार दिया। गलत किया भाई, 1200 लोगों को मारना है, आप फौज को मारिए ना, 1200 की जगह 12,000 फौज को मार दीजिए। फौज बनी है लड़ाई लड़ने के लिए, फौज बनी है लड़ाई लड़ने के लिए। हमास वाला उतरा सब सिविलियनों को मार दिया। बताइए, सिविलियन को मारा जाता है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बच्चा है, महिला है, ये तो गलत किया। लड़ाई लड़ना है लड़ो, हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई है क्या, तो क्या हम लोग लाहौर में घुस के किसी के घर में मार देंगे? नहीं, हमारी फौज लड़ती है, तो मारो उसको। इजराइल ने कहा रुक तोरा मारतो, यहाँ पे मार रहा, अभी ले मार रहा है इजराइल, धाए धाए मार रहा है। अरब वाला सब दूर से कह रहा है सब नहीं मारो, गंदी बात, नहीं मारो नहीं मारो, अरे मत मारो, हम अभी अभी बम गिरा देंगे यहाँ पे। बेचा कोइयों को हिम्मत है, अरब देश में किसी का हिम्मत है जो लड़ ले इनसे? अभी दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पे किसी के पास है नहीं? काहे तुम्हारे पास सेना नहीं है? अरब वाले भाई तुम लोग मारो, तो आप लोग तो भाई फरिश्ता हैं, हम लोग तो खैर नहीं मान के चलिए, हम लोग तो एक इंसान, मामूली इंसान, हिंदुस्तान वाले हम लोग। तो इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। आज देखिएगा ना, मुसलमान लोगों में बड़ा चीज़ें, आप एजुकेशन में ना आप बहुत कम डिपार्टमेंट में जाके देखिएगा, अगर भारत में कोई बीमार पड़ा है ना, तो मतलब सपोज कि उन लोग का बहुत इकोनॉमी में ज़्यादातर तो सऊदी अरब गल्फ कंट्री में लोग ज़्यादा जाके काम कर रहे हैं, और यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग बिजनेस में लगे हुए हैं। आप देखिए जुडिशरी में या कहीं पे भी बहुत कम चीज़ें ये सब मिलते हैं। हालांकि अब एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं लोग अब भी एजुकेशन के लिए क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। अब यहाँ पे तो जर्मनी हो गया, जर्मनी की सत्ता किसके पास आ गई? हिटलर के पास। किसके पास आ गई? हिटलर के पास। हिटलर ने अपनी वायुसेना का गठन किया, मारा, पूरी तरह से इंग्लैंड को धो दिया, अपनी वायुसेना के दम पे धो दिया। इनकी वायुसेना का नाम क्या था? जर्मनी की वायुसेना का नाम था लुफ्तवाफ। लुफ्तवाफ। जर्मनी ने अपनी वायुसेना के दम पर धो दिया पूरी तरह से, किसको? ब्रिटेन को धो दिया था, ब्रिटेन को धो दिया था। जर्मनी ने अपनी नौसेना के दम पर पूरे इन देशों को धो दिया था, जिसका नाम था यू बोट्स, यू बोट। जर्मनी की पनडुब्बियों का नाम क्या था? यू बोट। जर्मनी ने इन देशों को भी तहस नहस कर दिया।
इधर फ्रांस को भी तहस नहस कर दिया, ब्रिटेन को, फ्रांस को भी तहस नहस कर दिया। कहा कि चोट्टा कहीं का यहाँ करता है, यहाँ पर मिल के मारा सब। इटली भी मार रहा था, बेनिटो मुसोलिनी भी मार रहा था, कर तुमको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे, क्योंकि याद कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में इटली धुरी राष्ट्रों के साथ ही था, लेकिन इन मित्र राष्ट्रों ने लालच दिया कि मेरे साथ आ जाओ, जर्मनी को जब हम हराएंगे तो तुम्हें भी कुछ पैसा देंगे। तो इनका साथ छोड़ के इटलिया चल गया यहाँ पर, और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो इटलिया को झुंझुना थमा दिया। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इटली का मोह में हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। मोह में हो जाने की वजह से इटली ने दोबारा धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था। जर्मनी ने तो तबाह करके रख दिया था। जर्मनी और ब्रिटेन, रूस के बीच में एक समझौता था कि रूस अनाज देगा जर्मनी को, और जर्मनी जो है मशीनरी हथियार देगा रूस को। तो अनाज और हथियार का समझौता था, लेकिन इस अनाक्रमण संधि को तोड़ते हुए जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर भी आकर किसके ऊपर हमला कर दिया? रूस के ऊपर भी हमला कर दिया। वो पोलैंड को जीतने के बाद कहाँ हमला कर दिया? रूस पर हमला कर दिया। इसलिए देखिए, जो गलती जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था, आपको नहीं लग रहा है जर्मनी ने वही गलती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कर दिया? आप ध्यान से देखो, गलती नहीं भी करता तो उसको सब मारता, सब एक एक करके मारता, एक एक करके। जैसे फ्रांस को मार के कब्जिया लेता, 5 साल बाद ब्रिटेन को मारता, ब्रिटेन को मार के कब्जिया लेता, 5 साल बाद ऐसे मारता। धीरे धीरे पूरा यूरोप खत्म हो जाता। यूरोप को हम लोग कहते कि ये सबसे बड़ा देश है जर्मनी है, ये जर्मनी मार के खत्म कर देता सबको। ना बबुआ, एक के बार खाएंगे। जा एक बात बताओ, तुमको दाल चावल सब्जी अचार सब थाली में दिया जाता है, एक के बार मुंह में डाल देते हो क्या? अरे एक और खाओ, जब चल जाए तब अंदर करो ना। सबको मारने लगा यहाँ, सबको मारा यहाँ जर्मनी ने। और रूस में जैसे लड़ने गया, रूस को नहीं मारना चाहिए, रूस को नहीं मारना चाहिए। समझ में आ गया? पहली बात, रूस पे कब्जा करना इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा एरिया है। एक और रीजन क्या है कि रूस का एरिया बड़ा है, और दूसरा एक झमेला यह है रूस में, रूस बड़ा के साथ साथ रूस पे ठंड बहुत पड़ती है। जर्मनी की सेना ठंड से मर गई। जर्मनी की सेना किससे मर गई? ठंड से मर गई। अब रूस गुस्सिया गया, एकदम शुद्ध भाषा में कहें तो बिखिया गया एकदम। अब बीखन एकदम लाल हो गया। रूस ने कहा कि रे जर्मनिया, तुम बहुत गलती किया है, अब हम तोरा हम मरबो। अब बताइए, उसकी सेना मर गई। इधर जो थी ना, इधर इसकी नौसेना इधर काफ़ी क्षति हो गई। अब क्या हुआ, इधर से दौड़े सब ब्रिटेन और फ्रांस वाला, इधर इसका साथी बेनिटो मुसोलिनी मारा गया था, इधर से लौट आई रूस की सेना, इधर से चले आए सही। ये सब चारों ओर से सेना कहाँ घुस गई? जर्मनी में घुस गई। चारों ओर से सेना जर्मनी में घुस गई, और ये चारों ओर से जर्मनी के अंदर घुसते गए सब। देखते देखते 1 महीने के अंदर 1945 में 1 महीने के अंदर जर्मनी की सेना इतनी अंदर तक घुस गई जर्मनी में कि उसकी राजधानी तक विदेश की सेना आ गई। अब सोचिए, हिटलर अपने घर खड़े होकर देख सकता था कि 10 किलोमीटर की दूरी पर इधर रूस की सेना है, इधर फ्रांस की सेना है, इधर ब्रिटेन की सेना है। अब जर्मनी परेशान हो गया और उसने कहा कि सबको बर्बाद कर दो, सबको मार दो। अब हिटलर का दिमाग लास्ट में काम नहीं कर रहा था, और जब देखा कि महज 1 किलोमीटर का फासला है, हिटलर चारों ओर से घिर चुका है, तो हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। जहर की गोली दिया, गोली मार लिया यहाँ पर, और ज्वाइंट सुसाइड करके हिटलर मर गया। हिटलर ने कहा था मेरी लाश को जला देना, ख़त्म कर देना, वरना मरने के बाद ये लोग मेरे और पत्नी की लाश के साथ खिलवाड़ करेंगे। उसको जैसे बेनिटो मुसोलिनी की लाश को उसकी पत्नी के साथ नंगा करके चौराहे पे टांग दिया था। सही गलत था यार, किसी को मरने के बाद नहीं बोलना चाहिए। भारत में भी देखिएगा आप ध्यान से, कोई मर जाता है तो आदमी कहता है कि अब छोड़ो ना यार, अब तो दुनिया से चला गया, अब क्या बोलते उसको, नहीं समझे? कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, ये क्या कुछ भी हो, अब आदमी बोलता है कुछ नहीं। और हिटलर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर पत्नियां को तो छोड़ देता, पता नहीं
पत्नी का दुर्दशा कर देता सब, मार डालता सब, बहुत बुरे मारता सब वहाँ पे बेचारी से। समझ में आ गया। बड़े लोगों में यही तो होता है, दूर से लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, पास से इतनी टफ लाइफ हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हिटलर के मराने के बाद जर्मनी का विभाजन कर दिया सब। हिटलर के मराने के बाद क्या किया सब पता है? जर्मनी का विभाजन कर दिया सब। यहाँ से एक दीवार खींच दिया सब, बर्लिन की दीवार। क्या लगा दिया सब? बर्लिन की दीवार। इस एरिया को कहा कि रूस कहता है कि ये मेरा एरिया है, और ये वाले एरिया को फ्रांस, ब्रिटेन कहता हमारा रहेगा, फ्रांस कहता मेरा रहेगा, अमेरिका करता है मेरा रहेगा। तो यहाँ पर अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर का दबाव था, तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलती थी। यहाँ लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, व्यापार बिजनेस ज़्यादा था, लोग ज़्यादा धनी थे। और इस साइड में रूस का दबदबा था, इसलिए यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी, सारा चीज़ सरकार के कंट्रोल में था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, लोगों के पास ज़्यादा रोजगार नहीं था। और ये रूस, जर्मनी दो भाग में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों भाग में बटा हुआ था। और आपको जान के दंग रह जाइएगा कि 1989 में ये जाके आज़ाद हुआ है। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? 1989 में, यानी आप इसे 1990 भी बोल सकते हैं, 1990 बोल सकते हैं। सोचिए कितना साल हो रहा है इसको, 1990, 30-35 साल हो रहा है। सोचिए 30-35 साल में आज जर्मनी कहाँ चला गया, कितना डेवलप हो गया जर्मनी।